विजन आईएएस द्वारा जो बुक निकलती है पीटी 365, आज हम यही शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी ये पहली क्लास होगी पीटी 365 की। जो विषय है राज व्यवस्था, आज भी राज व्यवस्था हम शुरू करने जा रहे हैं, और राज व्यवस्था और शासन, और ये 84 पेजों का है। इसमें 84 पेज हैं, और इस 84 पेज को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा ये चुनाव के बारे में होगा। चुनाव के बारे में हम जानेंगे, और एक जो टॉपिक पॉइंट है एक साथ चुनाव, ये सुर्खियों में क्यों है, सुर्खियों में क्यों है ये हम जानेंगे। हाल ही में सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। समीक्षा कौन करेगा? एक संयुक्त संसदीय। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान क्या क्या बताए गए हैं। नंबर 1, संविधान में नया अनुच्छेद 82 जोड़ा जाएगा। और 82 में क्या क्या रहेगा ये पॉइंट बना के दिया है। पॉइंट नंबर 1, एक साथ एक चुनाव। नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। विधानसभाओं का कार्यकाल, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 82 एक जोड़ा गया, और क्या क्या इसमें है ये हमने देखा। अब अनुच्छेद 83 में संशोधन की बात करता है। इसमें असमाप्त अवधि, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल समाप्ति के बीच की अवधि असमाप्त अवधि मानी जाएगी। पॉइंट दूसरा देखेंगे, समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए ही होगा। तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं असमाप्त अवधि और मध्यावधि चुनाव के बारे में, तो जान लीजिए लोकसभा जब विघटन हो जाता है, किसी भी कारण से विघटन हो जाएगी, मान लीजिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, और 3 साल लोकसभा चली, और किसी कारणवश से विघटन हो गई यानी समाप्त हो गया इसका, तो जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी लोकसभा में फिर से जब गठित सदस्य आएंगे, वो सिर्फ 2 साल के ही लिए रह जाएंगे। 2 साल के बाद फिर से लोकसभा की चुनाव होगा। तो असमाप्त अवधि के बारे में यही बताया गया है कि जो समय हमारा बचेगा वही समय में वो आएंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसके बाद फिर लोकसभा में वापस से चुनाव होंगे। तो हमने असमाप्त अवधि के बारे में जान लिया। अनुच्छेद 172 में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है ये देखते हैं। यह नया प्रावधान राज्य विधानसभाओं के असमाप्त अवधि को पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है। अब अनुच्छेद 327 में भी संशोधन है। यह विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। यानी ये संसद के शक्ति से संबंधित 327 है, और नया जो प्रावधान जोड़ा जाएगा वो 172 की में संशोधन करके जोड़ा जाएगा। तो इसमें हमने 4 अनुच्छेद के बारे में देखा। 82 जोड़ा गया, 83 में संशोधन है, अनुच्छेद 172 में संशोधन है, अनुच्छेद 327 में संशोधन है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक साथ चुनाव के बारे में और भी बातें लिखी गई हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। एक साथ चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। भारत में इसका आशय लोकसभा,
राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के एक साथ संपन्न कराए जाने से ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन में मतदान कर सकेंगे। तो एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में हमने देखा कि क्या क्या बोला है। लोकसभा, विधान राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं पंचायतों चुनाव के एक साथ संपन्न करेंगे। और इसमें मुख्य पॉइंट क्या गया, विशेष निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता होंगे वो सभी चुनावों के लिए एक ही दिन में मतदान कर सकेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक चीज जो यहाँ पॉइंट दे के दिया है, हाईलाइट जो किए हैं, इसमें ध्यान देगा एक साथ चुनाव का आशय ये नहीं है कि संपूर्ण देश में सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो, मतलब पूरे देश में एक ही समय में एक ही दिन में मतदान हो, ये जरूरी नहीं है। पॉइंट बना के फिर दिया, भारत में वर्ष 1951-52, 1997, 1962 तथा 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। समझ रहे हो, 4 बार ये चुनाव हो गए हैं। लेकिन क्यों नहीं आगे चल पाया उसके बारे में दिया गया है। 1968-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्रवाधित हो गया था। ठीक है। और एक साथ चुनाव कराने की जो सिफारिश करने वाली आयोग या रिपोर्ट्स थी, इसके बारे में देखते हैं। 4 थे। भारत में विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट 1999, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग 2002, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015, 2017 नीति आयोग का वर्किंग पेपर। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा एक साथ चुनाव के बारे में, एक राष्ट्र एक चुनाव। और दूसरा जो टॉपिक शुरू करेंगे, ये हम शुरू करेंगे राज्य चुनाव आयोग। ये सुर्खियों में क्यों है, तो हम देखते हैं हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण है। राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना क्या बताया गया है, स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का प्रमुख कारण है। ये किसने कौन रिपोर्ट दिया, कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है। अब राज्य चुनाव आयोगों के बारे में जाने कि है क्या। ये स्वयं संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों आदि के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट जो दिया गया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राज्य चुनाव आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। तीसरी पॉइंट दिया गया, इसकी सिफारिश गाडगिल समिति ने भी की थी। गाडगिल समिति ने इसकी सिफारिश की है। आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 243 के ए और अनुच्छेद 243 जेड ए पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने तथा सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 243 के 2 में क्या कहा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और पदाविधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को। राज्य चुनाव आयोगों को जो काम काज है, कार्य क्या है, इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, नियोजित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। नंबर दूसरा दिया गया है, ये दूसरा है, ये पहला है।
स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख करना। नंबर तीसरा पॉइंट, स्थानीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित करना। और नंबर 4, स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार है। इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले भी शामिल है। और नंबर 5 जो दिया गया पॉइंट बनाकर, स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। यानी 5 पॉइंट बना के दिया है जो काम करते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन, सीटों को आरक्षित करना और स्थानीय निकाय चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय लेने का अधिकार भी है इन्हीं को, और राज्यपाल को सलाह भी दे सकते हैं। अब हम जानते हैं 2 टॉपिक हमारा शुरू हो गया, खत्म हुआ। अब तीसरा हम शुरू करेंगे परिसीमन आयोग। अब परिसीमन आयोग सुर्खियों में है क्यों, तो इसके बारे में देखते हैं। किशोर चंद्र छगन लाल राठौर मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, परिसीमन के बारे में जाने क्या है परिसीमन। यह लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है। मतलब लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया परिसीमन। नंबर दूसरा पॉइंट, ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2। दूसरा में क्या है, परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग कहा जाता है। ठीक है, अब इस संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, उसमें 82 ये था, इसमें 82 है। 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं इसी में। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया है। यानी भारत में परिसीमन आयोग का गठन जो है 4 बार हुआ है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। पॉइंट पकड़िएगा, पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें अनुच्छेद 82 की बात किया है, परिसीमन आयोग के गठन की बात किया है और ये संवैधानिक निकाय है। पूछता है परिसीमन आयोग क्या है, कौन सी निकाय में आता है, तो दे देगा। इसमें हमें ध्यान रखना है, ये संवैधानिक निकाय की बात कर रहा है। 3 पॉइंट यहाँ से पकड़ना हमें। अब देखते हैं, परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं। ये भी ध्यान देना, परिसीमन आयोग के बारे में पूछ लेता है कथन में, स्टेटमेंट में पूछ लेगा। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं। उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पॉइंट, किसी भी न्यायालय में चुनौती हम नहीं दे सकते परिसीमन आयोग के खिलाफ। इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन की अनुमति नहीं है। प्रतियां रखी जाएंगी, बताई जाएंगी, लेकिन इसमें आप संशोधन, लोकसभा राज्यसभा किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं देता। इतना शक्ति मिली हुई है परिसीमन आयोग को। और परिसीमन आयोग की जो संरचना है उसके बारे में देखते हैं। अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट, किसको, सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रखते हैं। मुख्य निर्वाचन, दूसरा देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग या ECEC द्वारा मनोनीत कोई उप चुनाव आयुक्त होगा। संबंधित राज्य, तीसरा देखते हैं, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। तो इतनी शक्तियां परिसीमन आयोग को मिली हुई है। तो आज हमने 3 टॉपिक को कंप्लीट किया है। फिर हम चौथा टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफायर, पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है।